वेलकम टू इंडो पाठशाला। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द फेडरेशन स्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेसिड्यूरी पावर वॉज गिवन टू। सो 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल को। तो 1935 में रेसिड्यूरी पावर गवर्नर जनरल को मिली है एंड करेंटली किसके पास है? तो यूनियन गवर्नमेंट के पास है। तो रेसिड्यूरी पावर वाज गिवन टू गवर्नर जनरल इन द फेडरेशन स्टैब्लिश अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन। द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी वो इंडिया का संविधान को फ्रेम करेगा, ये दिया गया था क्रिप्स मिशन, जो कि इंडिया आए थे 1942 में। तो 1942 का जो ईयर है वो भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए, विलियम वुड। विलियम वुड जो है वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है, और बाकी तीन जो हैं, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर, ये तीनों कैबिनेट मिशन के पार्ट हैं। वुड वाज नॉट द पार्ट ऑफ कैबिनेट मिशन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भारत की संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो जो उसका पहला सेशन था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश, या फिर उसका जो पहला सेशन था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टैब्लिश विद द कमेंसमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946। और ये अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड। तो दोनों का आंसर, जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, ये एंड हुआ था 23 दिसंबर 1946 को, और इसमें 207 मेंबर्स थे अकॉर्डिंग टू द राज्यसभा वेबसाइट। The resolution for giving a constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on। सो भारत को संविधान देने के लिए प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा किस दिन पर अपनाया गया था? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 को। सो 22 जनवरी 1947 अ रेजोल्यूशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज यूनानिमसली अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जिसको प्रेजेंट किसने किया था? इसको प्रेजेंट किया था जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर को इसको प्रेजेंट किया गया था, और इसका रेजोल्यूशन पास अडॉप्ट कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। ये दोनों दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस नोट्स में लिखते रहिएगा, क्योंकि जब दिन होते हैं, तारीख होती है, कोई ईयर होता है, तो ये जब हम एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले रिवाइज किए होते हैं ना, तो चांसेस होता है कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो हम करेक्ट करें। तो ऑलवेज रिमेंबर, एक साइड अपने नोट्स बनाते चलिएगा और 2 से 3 पन्ना ऐसा रखिएगा जो कि इतने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होंगे, और जैसे लास्ट मिनट जब एग्जाम के पहले 1 आवर मिलता है तो वहाँ पे उन चीज़ों को आप रिवाइज करते चलिएगा। द नॉमेनक्लेचर ऑफ द रूरल लोकल गवर्नमेंट एज पंचायत राज वॉज अ रिजल्ट ऑफ अ सजेशन ऑफ विच लीडर। तो जो ग्रामीण स्थानीय सरकारों का नाम पंचायती राज किस भारतीय नेता के सुझाव पर का परिणाम था? तो ये हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी ऑलवेज सजेस्टेड एंड ऑलवेज इन फेवर कि हम पंचायती राज का निर्माण करें, जिससे कि वो हमेशा चाहते थे कि रूरल इंडिया रूल करे और बाकी पूरे रेस्ट ऑफ द कंट्री को। तो M.K. गांधी, महात्मा गांधी जो है मोहनदास करमचंद गांधी, उनके द्वारा ये सजेशन दिया गया था। महात्मा गांधी सजेस्टेड द नॉमेनक्लेचर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट एज पंचायती राज। ही वॉन्टेड टू सी ईच विलेज अ लिटिल रिपब्लिक, कि हर एक गांव अपना सेल्फ सफिशिएंट हो, वो खुद के पैसे खुद कमाए और अपने ही पैसों से अपने गांव को चलाए, ऐसा उनका हमेशा से सपना रहा है। एंड ही ऑलवेज, वो हमेशा फेवर में थे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रीडम लोकल गवर्नमेंट को दी जाए। नेक्स्ट है, द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शन इज टेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग।
सो पंचायत चुनाव कराने का निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी स्टेट गवर्नमेंट है ना, तो पंचायती राज का इलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। पंचायत जो है ये एन्यूमरेट किया गया है, स्टेट लिस्ट का पार्ट है, 5th एंट्री है, 7th शेड्यूल है, एंड जो सब्जेक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है और स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर है टू कॉन्स्टिट्यूट एंड कंडक्ट इट्स इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? तो इनमें से कौन सा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंडर सब्जेक्ट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन की चिंता का विषय नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर जो होता है वो हमेशा इज नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल गवर्नमेंट। पब्लिक हेल्थ, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, सैनिटेशन, रोड, ब्रिजेस, डेवलपमेंट स्कीम, ये सारा जो है ना ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंडर आता है, पर जो पब्लिक ऑर्डर है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता। आर्टिकल 2, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो आर्टिकल 243G है इसमें इट प्रोवाइड्स द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, वैसे ही आर्टिकल 243W जो है ये पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है म्यूनिसिपैलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू पंचायती राज एंड नगर पालिका? तो याद रखिएगा कि पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंधित भारत के संविधान में जो 73rd और 74th संशोधन के समय भारत का जो प्रधानमंत्री था वो ऑप्शन नंबर सी है, PV नरसिम्हा राव। 73rd and 74th अमेंडमेंट एक्ट वॉज मेड इन 1992। PV नरसिम्हा राव उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। और पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी इज ऑल्सो नोन एज द 3rd टियर ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम। और 2 बाकी टियर कौन से हैं? एक तो यूनियन गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, एंड 3rd टियर ऐड किया गया था पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी 1992 में। नेशनल पंचायत डे कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है। 2010 में इसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। फेडरल फाइनेंस कमीशन इन इंडिया रिलेट्स टू, भारत में संघीय वित्त आयोग किससे संबंधित है? तो ये है फाइनेंसेस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। तो फाइनेंसेस बिटवीन स्टेट और सेंटर के बीच में जो फाइनेंसेस हैं वो है फेडरल फाइनेंस कमीशन जो डील करता है। तो जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है फाइनेंस से रिलेटेड उसको फेडरल फाइनेंस कमीशन डील करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन। तो चेयरमैन के अलावा है ना वित्त आयोग में अध्यक्ष के अलावा और कौन कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी चेयरमैन प्लस 4 अदर मेंबर्स। तो टोटल 5 लोगों का कमीशन होता है, एक चेयरमैन होता है और बाकी 4 अदर मेंबर्स होते हैं। ये कहाँ दिया गया है? तो आर्टिकल 280 सब क्लॉज 1 में। याद रखिएगा फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280 है और ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है। एंड 281 में दिया गया है कि फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स अदर देन चेयरमैन अपॉइंटेड, और ये अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है हु हैड सजेस्टेड अ मर्जर ऑफ फाइनेंस एंड प्लानिंग कमीशन। दोनों का मर्जर किसने सुझाव दिया था? कि वित्त और योजना आयोग के विलय का सुझाव किसने दिया था? तो ये है ऑप्शन नंबर सी MV माथुर। MV माथुर ने सजेस्ट किया था कि प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन को मर्ज कर दिए। और MV माथुर कौन थे? ये वन ऑफ द मेंबर थे 3rd फाइनेंस कमीशन के, जिसका गठन हुआ था 1960 को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी नहीं है? तो याद रखिएगा प्लानिंग कमीशन जो है वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी प्लानिंग कमीशन संवैधानिक निकाय नहीं है। UPSC हो जाए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आता है आर्टिकल 315 में। फाइनेंस कमीशन 280 में। प्लीज़ ये दोनों आर्टिकल ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लानिंग कमीशन जो है ये मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1950 में बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। उस समय पे जो जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे उस समय पे इसका गठन किया गया था।
सरकारिया कमीशन है वो क्या क्या रिव्यू करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था? सरकारिया आयोग की स्थापना किसके बीच के संबंधों की समीक्षा के लिए किया गया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप के लिए। विच आर्टिकल ऑफ द फॉलोइंग सेज दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अबाउट इंटर स्टेट रिलेशनशिप? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय संबंध के बारे में प्रावधान करता है? तो ये है आर्टिकल नंबर 263, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 263 डील्स विद द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, और जिसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर किया है किसको? प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या बनाएगा? इंटर स्टेट काउंसिल बनाएगा। किस चीज़ के लिए? कोऑर्डिनेट करना है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड ऑल्सो अमंग बिटवीन द स्टेट। 263 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे कि 314 एंड 15 280 फाइनेंस कमीशन के लिए। उस तरीके से 283 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंटर स्टेट काउंसिल। प्रीवियस ईयर में हर एग्जाम में बहुत बार इसको रिपीटेड वे में पूछा गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द रेसिड्यूरी पावर विद इन, जैसे पहले हमने डिस्कस किया था कि एक्ट ऑफ 1935 किसको दिया था? गवर्नर जनरल को। बट अभी इंडिया में करेंटली रेसिड्यूरी पावर जो है ऑप्शन नंबर ए यूनियन गवर्नमेंट के पास है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द रेसिड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन टू यूनियन गवर्नमेंट। इंडियन यूनियन रिफ्लेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ, और इस पर्टिकुलर चीज़ के कारण हमारा जो इंडियन यूनियन है वो रिफ्लेक्ट करता है कि इसका एक स्ट्रॉन्ग सेंटर या स्ट्रॉन्ग यूनियन है। द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल? जिला न्यायाधीश सब शब्द का उल्लेख संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 233 में डिस्ट्रिक्ट जज का मेंशन किया गया है। आर्टिकल 233 डील्स विथ द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। सो ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 233 इज द राइट ऑप्शन। Which one of the following is not the main jurisdiction of the High Court of a state? So निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य अधिकार क्षेत्र नहीं है? ठीक है, तो हाई कोर्ट का क्या नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में क्या आता है? तो आर्टिकल 143 ये बोलता है कि द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इज द मेन जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट द हाई कोर्ट। अगला सवाल है, द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट आर चार्ज टू। सो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते निम्नलिखित में से किससे कहाँ से लिए जाते हैं? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है ना। तो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी सैलरी अलाउंसेस ऑप्शन नंबर बी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से लिए जाते हैं। बट इनका जो पेंशन होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम सैलरी और अलाउंस की बात करते हैं, वेतन और भत्ते की बात करते हैं, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट की बात करते हैं। बट इनका जो पेंशन होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 202 सब क्लॉज 3, सो आर्टिकल 202 सब क्लॉज 3 में से सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर चार्ज टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। बट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 क्लॉज 3 सब क्लॉज डी, ये दे गेट देयर पेंशन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। विच इंडियन स्टेट हैड द फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर? किस भारतीय राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री थी? तो ऑप्शन नंबर ए, यूपी की जो थी वो पहली सीएम बनी थी, सुचेता कृपलानी वॉज द फर्स्ट विमेन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, और ये बनी थी 1963 में उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर। विच इज़ द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया टू हैव अ कॉमन सिविल कोड? कॉमन सिविल कोड रखने वाला भारत का एकमात्र राज्य है गोवा। सो ऑप्शन नंबर डी, सो गोवा इज़ द ओनली स्टेट टू हैव द कॉमन सिविल कोड। ठीक है, और कॉमन सिविल कोड यूसीसी हमारे संविधान में कहाँ दिया गया है? तो आर्टिकल 44। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गोवा का जो सिविल कोड है ये बेस्ड करता है पोर्चुगीज सिविल कोड, है ना, जिसको हम बोलते हैं कोडिगो सिविल पोर्चुगीज ऑफ 1867। ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1870 को विथ लिटिल मॉडिफिकेशन, कि वो इंडिया के हिसाब से मॉडिफाई करके इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। हु प्रोरोग्स द
विधानसभा ऑफ द स्टेट। सो जो विधानसभा है, राज्य की विधानसभा का सत्रावसान कौन करता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर। गवर्नर के पास में पावर होती है अंडर आर्टिकल 174 कि गवर्नर ऑफ द स्टेट प्रोरोग्स द विधानसभा। लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट टेक द ओथ ऑफ द ऑफिस? निम्नलिखित में से कौन पद की शपथ नहीं लेता है? तो स्पीकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, स्पीकर जो होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं अमंग द मेंबर ऑफ लोकसभा से। जब वो लोकसभा में सिलेक्ट होते हैं तो एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, एज द एमपी, वो एमपी वाली शपथ लेते हैं। फिर उनमें से जब उनको स्पीकर में चूज़ किया जाता है तो उनको दोबारा शपथ नहीं लेना पड़ता, क्योंकि ये अभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसकी शपथ उन्होंने ऑलरेडी ले चुकी है, तो दोबारा शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में फ्रीली अवेलेबल है। तो टेलीग्राम में अगर आपने लॉगिन नहीं किया है और हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ जाके हमें ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट ऑल द PDFs आर अवेलेबल फॉर फ्री। PDF से क्या होता है, एक बार आप लेक्चर देख लीजिए, फिर PDF डाउनलोड करके बस आप PDF अगर एक बार रिविजन कर लेंगे तो जल्दी रिवाइज हो जाता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।